अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान 19B067 CA से। हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मल्टॉप्स, एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि डीडोस अटैक्स या फिर बैंडविड्थ अटैक्स जिनको कहा जाता है उन्हें डिटेक्ट करे और मिटिगेट करे ऑन अ राउटर लेवल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैज़ान अली ख़ान। और सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रेजेंटेशन में कि डीडोस अटैक होता क्या है। प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें बैंडविड्थ अटैक कहा गया था, वो एक ही बात होती है, डीडोस अटैक और बैंडविड्थ अटैक बेसिकली। तो डीडोस अटैक तब होता है जब हम बहुत सारे डिवाइसेस उठाएं और उन सब को हम एक सर्वर पे या एक कोई नेटवर्क रिसोर्स पे उन सबको बहुत सारे कोई रिक्वेस्ट भेजें या बहुत सारे कोई ना किसी तरह उसको ओवरलोड कर दें, तो वो जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट के हाउ टू स्टॉप अ डीडोस अटैक। अब पहले तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि डीडोस अटैक जब भी होता है तो जो हमारा अटैकर होता है उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ यही होती है कि जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो एबनॉर्मल होता है। मतलब जो डेटा पैकेट्स आ रहे होंगे और जा रहे होंगे उसमें हमेशा बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ डेटा पैकेट्स पूरे इंटरनेट पे चल रहे होंगे। सो बेसिकली हमने ये पता लगाना है कि इस तरह का कोई तरीका हो जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकें कि हम एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन रेट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम उसको अटैक को रोक सकते हैं। सो बेसिकली अब हमें मेन चीज़ ये है कि जो भी हमारे इंटरनेट पे डेटा पैकेट आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं वो सब राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। राउटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हम राउटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है हमें जिसके थ्रू हम एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ राउटर के थ्रू जा रही है। बेसिकली अगर हम कोई ऐसा एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जो डीडोस अटैक डिटेक्ट कर सके, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह अगर राउटर होगी तो हम उसे राउटर पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब राउटर्स के पास एक स्पेशल पावर है कि टीसीपी प्रोटोकॉल जब फॉलो होता है और अगर टीसीपी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, जो कि टोटली हर केस में होता है, तो राउटर्स के पास सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें निकालने की उनके पास सलाहियत है, उनके पास पावर है। ये आईपी एड्रेसेस हमारे बहुत काम आ सकते हैं अगर हम एक ऐसा एल्गोरिथम बना रहे हैं जो डीडोस अटैक डिटेक्ट कर सके या उसे मिटिगेट कर सके। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बनाया हुआ है कि ये जो आईपी हेडर होता है टीसीपी किसी भी पैकेट का, आईपी पैकेट का, उसमें जो हैं वो इस तरह से आईपी एड्रेसेस अरेंज हुए होते हैं कि पहले उसके 8 बिट्स होते हैं, फिर उसके अगले 8 बिट होते हैं, उसके अगले 8 बिट होते हैं, उसके अगले ये सब आपको पता होगा कंसिडरिंग योर पीएचडी। ओके, डीडोस अटैक्स की इन क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एक डाटा स्ट्रक्चर मल्टॉप्स के नाम से प्रपोज किया गया था। मल्टी लेवल ट्री फॉर ऑनलाइन पैकेट स्टैटिस्टिक्स इसका फुल फॉर्म था। ये जो डाटा स्ट्रक्चर था ये आईपी एड्रेसेस के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को मिमिक करता था और इन इफेक्ट ये इस चीज़ को एक्सप्लोर करता था कि हर आईपी एड्रेस का एक प्रीफिक्स होता है और उसके वो प्रीफिक्स से डिवाइड हुए होते हैं आईपी एड्रेस, उनके 4 प्रीफिक्स होते हैं। तो इस ट्री के 4 लेवल्स हुआ करते थे और हर लेवल एग्जैक्ट पोजीशन को मॉनिटर करता था। तो फॉर एग्जांपल ट्री का जो सबसे ऊपर वाला नोड है वो जनरली प्रीफिक्सेस जो जनरल शुरू के प्रीफिक्सेस हैं उनको ट्रैक कर रहा होगा। ट्री का जो सेकंड लेवल है उसमें जो ट्रैक हो रहे होंगे वो ऐसे प्रीफिक्सेस हो रहे होंगे जिनके पहले पहले 8 बिट या पहला जो ये जो नंबर है ये कॉमन होगा। और फिर तीसरे लेवल पे जो है वो दूसरा प्रीफिक्स ट्रैक हो रहा होगा। और चौथे लेवल पे फाइनली पर आईपी बेस्ड, मतलब हर आईपी के रेट्स और उनके ट्रैक हो रहे होंगे कि कोई एबनॉर्मेलिटी है तो मल्टॉप्स उसको पकड़ लिया करता था। ठीक है। सो बेसिकली मल्टॉप्स जो है हमारे पास उसके होते हैं 3 इनपुट हम लेते हैं उसमें। जो है पैकेट आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस और तीसरा हो गया सोर्स एड्रेस। और बेसिकली मल्टॉप्स के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है विक्टिम ओरिएंटेड मोड और दूसरा हो गया अटैकर ओरिएंटेड मोड। अच्छा, तो बेसिकली विक्टिम ओरिएंटेड मोड में हम देखते हैं कि जो हमारा होस्ट होता है उसको जो जितने पैकेट्स रिसीव हो रहे होते हैं उसके ही प्रोपोर्शनल हिसाब से वापस जा रहे हैं पैकेट्स के नहीं जा रहे हैं। और अटैकर ओरिएंटेड मोड में तक इसका उल्टा होता है कि जितने पैकेट जा रहे हैं उतने ही पैकेट्स रिसीव भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
सो मल्टॉप्स की बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज में जब मल्टॉप्स में वो पैकेट लेता है मल्टॉप्स से आपका, और वो एनोटेट करके उसको उस पे ऊपर रेट लगा देता है बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। और फिर इन दोनों की बेसिस पर ट्री को अपडेट भी कर दिया जाता है, और अगर नए नोड्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेज जो होते हैं, सेकंड स्टेज, उसमें मल्टॉप्स जो है उन्हीं पैकेट के जो रेट्स हमने को कैलकुलेट करे होते हैं उसने, उन्हीं के हिसाब से पैकेट ड्रॉप करना है कि नहीं वो डिटरमाइन करता है, और अपने हिसाब से मेमोरी को भी मैनेज। ओके, मल्टॉप्स जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है ऑन अ प्रीफिक्स। ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पैकेट आया, हमने खोल के उसका आईपी देखा कि कौन से आईपी से आया, कौन से आईपी को जा रहा है, और फिर बेस्ड ऑन आवर अटैकिंग मोड या विक्टिम ओरिएंटेड मोड हमने उसका इंडेक्स निकाल लिया अपने रूट नोड में। अब जो है ना, मल्टॉप्स दो चीज़ें डिटरमाइन करेगा, उसका टू रेट और फ्रॉम रेट। टू रेट ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना डाटा हमारे सोर्स से बाहर गया है या हमारे विक्टिम से गया है, और फ्रॉम रेट ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना डाटा हमारे विक्टिम को रिसीव हुआ है। और फिर हम इन रेट्स को अपने ट्री में अपडेट कर देते हैं। बेसिकली मल्टॉप्स इस तरह से डाटा कलेक्ट कर रहा होता है कि हर पैकेट पे या फॉर एवरी एन पैकेट हम उसका रेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितनी बार हमारे जो सोर्स है उससे डाटा गया है और कितनी बार उससे डाटा रिसीव हुआ है। ओके, इसके लिए दो ख़ास चीज़ें अस्यूम करी जाती हैं, टू रेट और फ्रॉम रेट। ये दो चीज़ें हैं जो हर प्रीफिक्स और फिर लेटर ऑन हर प्रीफिक्स के चाइल्ड के लिए कैलकुलेट करी जाती हैं, टू रेट और फ्रॉम रेट। ठीक है, टू रेट वही है कि हमारे आईपी में हमारा जो सब प्रीफिक्स है जो हमने निकाला है वो उसको कितना डाटा रिसीव हुआ है, ठीक है, और फ्रॉम रेट उससे कितना डाटा गया है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब इसका हम ये ट्रैक नहीं कर रहे थे कितने आईपी पास्ट में आए थे या कितने आईपी यहाँ से जाएंगे। हम इसको एज अ एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज अज्यूम कर रहे होते हैं, टू रेट्स और फ्रॉम रेट। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हम नॉर्मली इन्हें अज्यूम कर रहे होते ना, तो हम ये करते कि हम पहले तो काउंट रखते कि इतने पैकेट्स आ चुके हैं पास्ट में। अब वो काउंट रखने की एक मेमोरी की एलोकेशन, उसके बाद कंप्यूट करने की अलग सीपीयू कॉस्ट, और जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू उतनी ज़्यादा सीपीयू कॉस्ट। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए मल्टॉप्स के डिज़ाइन में ये जो टू रेट्स हैं और फ्रॉम रेट्स हैं, इनको एज अ एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज हम लोगों ने अज्यूम किया था। बेसिकली इनका एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज का फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ना, हम पुरानी वैल्यू पे बेस करके कैलकुलेशन कर होते हैं, और पुरानी वैल्यूज़ पे, मतलब पुरानी 100 वैल्यूज़ या पुरानी 25 वैल्यूज़, पुरानी 100 वैल्यूज़, इन पे हम बेस्ड कैलकुलेशन कर होते हैं। मतलब हमारे पास पहले से एक वैल्यू होती है, और जब हमारे पास फ़र्ज़ करें वो वैल्यू वी टी है, ठीक है, हाँ वो वैल्यू वी टी है, और हमारे पास कोई नई वैल्यू आई, अब हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास एक बेटा सेट होता है जो कि ये बता रहा होता है कि कितना परसेंट पुरानी वैल्यू हमारी नई वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेगी, और फिर उसके हिसाब से वो ये बताता है कि कितना इफ़ेक्ट आएगा पुरानी वैल्यू का हमारी नई वैल्यू के ऊपर, और फिर फाइनली हम हर इटरेशन पे नई वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू। तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें हर इटरेशन में खाली एक ये छोटा सा ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो अब तक हमारे पास एक पैकेट आया, हमने उसके अंदर से सोर्स और डेस्टिनेशन एक्सट्रैक्ट किया, और हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो पैकेट फॉरवर्ड पैकेट है या रिवर्स पैकेट है। अब हमारे पास एक टेबल रखी हुई है, हमें इसके अंदर जो इस टेबल को हमें अपडेट करना है बेस्ड ऑन दिस पैकेट। ये पैकेट कौन से होस्ट से आ रहा है या कौन से होस्ट को जा रहा है, हमें ये डिटरमिन करना है, और फिर उसके बाद हमें अपना जो ट्री है उसके अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स को अपडेट करना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। इसके लिए हम अपडेट का फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि तीन चीज़ें अपने अंदर इनपुट लेता है, एड्रेस, जो हमारा जो एड्रेस है, और हमारा जो पैकेट है, और क्या वो पैकेट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है, ओके। अब जो है, जो हमारे पास एड्रेस आया है हमारे विक्टिम का, हम ये सपोज़ करें कि विक्टिम ओरिएंटेड मोड है। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एड्रेस आया विक्टिम का, ठीक है। अब वो उसके हर आईपी प्रीफिक्स को इटरेट करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पैकेट आया जिसका आईपी एक्सट्रैक्ट होकर ये निकला, और जब हम फॉर लूप चलाएंगे ना, तो हम इन चार प्रीफिक्सेस पर चलाएंगे, यानी पहले 8 बिट 0 बिट वाले को,
फिर पहले 8 बिट वाले को, फिर 16 वाले को, 24 वाले को, और फिर फाइनली आखिरी इंडेक्स पर जो वैल्यू है 24 बिट वाली उसके पे चलाएंगे। अब हमारी ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो वैल्यू इधर रखी हुई होगी वही हमारे ट्री के इंडेक्स में रखी हुई होगी। तो पहले फॉर लूप की इटरेशन में जो है वो हम इस इंडेक्स पर जाएंगे अपने रूट नोड में, ठीक है। अब हम रूट नोड में ये चेक करेंगे कि वहाँ पर एक फॉर रेट है या टू रेट है, और फिर हम उसको अपडेट कर देंगे बेस्ड ऑन इफ़ द पैकेट इज़ अ फॉरवर्ड पैकेट। अगर हमारा पैकेट फॉरवर्ड पैकेट है तो फिर हम उस इंडेक्स पर जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें जो 3 वैल्यूज़ हैं उसके अंदर हम आर रेट अपडेट कर देंगे, टू रेट, और फिर आर का टू रेट अपडेट कर देंगे। और फिर जो अगर वो फॉरवर्ड पैकेट नहीं है तो हम उसका फ्रॉम रेट अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई चाइल्ड नोड को एक पॉइंटर जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर एक चाइल्ड नोड को पॉइंटर जा रहा है तो हम अपना लूप कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो आईपी है उसके नेक्स्ट प्रीफिक्स पे आ जाएंगे। फिर हम 168 इंडेक्स पर जाएंगे अपने जो पॉइंटर से जो हमें टेबल मिला था उसके चाइल्ड नोड में। उस टेबल के अंदर 168 इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे टू रेट ऑफ फ्रॉम अपडेट करेंगे। और फिर नेक्स्ट अगर चाइल्ड है तो फिर हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे, अगर चाइल्ड है तो फिर हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। फाइनली अगर वो अगर वो फाइनल वो है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है तो फिर हम लूप को ब्रेक कर देंगे। ओके, अगर कोई ऐसा नोड आ जाता है जिसका कोई रूट नहीं है, फर्स्ट करें 192 के बाद 168 का कोई नोड नहीं है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा अपडेटेड रेट है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे अगर कोई डीडोस हो रहा होगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन रेट होगा टू रेट या फ्रॉम रेट वो एबनॉर्मल होगा, और हमारे पास एक रेंज होगी उसमें हम उसको कंपेयर करा रहे होंगे, ठीक है। जो हमारा मूविंग एवरेज होगा उसको हम कंपेयर करा रहे होंगे एक रेंज से, और जैसे ही हमारा मूविंग एवरेज बढ़ेगा ना उस रेट से आगे, उस थ्रेशोल्ड से आगे, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारा जो होस्ट है वो अंडर अटैक है या अटैक कर रहा है, ठीक है। फिर हम उसे फ्लैग कर देंगे और हम उसका चाइल्ड नोड बना देंगे, फ़ौरन उसका चाइल्ड नोड बना देंगे, और हम उसके चाइल्ड नोड के अंदर फिर अपडेट्स कर देंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक हम फाइनल आखिर तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अब फाइनली हम आखिर तक पहुंच गए हैं। हम अब अपने पैकेट को एनोटेट करेंगे। हमें पता चल गया कि ये अंडर अटैक है, हम अपने पैकेट को एनोटेट करके मतलब उसको एनोटेट करेंगे टू रेट के साथ और फ्रॉम रेट के साथ, और हम इन दो वैल्यूज़ के साथ इस पैकेट को आगे भेज देंगे मल्टॉप्स के ओके। सो अब हम अपने हमारा जो पैकेट आया हमने इसके साथ क्या किया, हमने उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल में अपडेट की, ठीक है। और अगर उसके चाइल्ड नोड्स बनाने की ज़रूरत थी, अगर उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा था तो हमने चाइल्ड नोड्स बनाए, और अगर आखिरी चाइल्ड नोड था यानी हम ट्री के डीपेस्ट लेवल पे पहुंच गए थे और हमने एक स्पेसिफिक बंदे को पकड़ लिया था जिससे अटैक हो रहा था, तो हमने उसे फ्लैग करके आगे भेज दिया। और हमने अपने पैकेट को दो चीज़ों से एनोटेट किया, टू रेट और फ्रॉम रेट, ठीक है। हमने पैकेट को एनोटेट करके आगे भेज दिया कि यही सारी बातें इस स्लाइड में एक्सप्लेन करी गई हैं कि हम किस तरह से चाइल्ड नोड की डिलीशन और डिलीशन किस तरह से हम चाइल्ड नोड की क्रिएशन करते हैं। कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारा टू रेट या फ्रॉम रेट अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या कम है तो फिर हम उसका चाइल्ड नोड बना देते हैं। और चाइल्ड नोड जो है वो एक ऐसा नोड होता है जो सेम पेरेंट नोड की तरह होता है। लेकिन पेरेंट नोड बोलता हूँ, ऐसे एक टेबल होती है 256 एरेज की, जिसके अंदर 0 से 255 एंड एक्स तक आईपी एड्रेसेस होते हैं, और आखिरी इंडेक्स जो होती है वो उसके चाइल्ड नोड को पॉइंट कर रही होती है, ठीक है। और हमारा जो पेरेंट नोड था वहाँ पे हम एक पॉइंटर लगा देते हैं जो कि हमें अपने चाइल्ड नोड की लोकेशन बता रहा होता है उस ट्री के अंदर, ठीक है। और हम साइड में एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी चला रहे होते हैं जिसके अंदर जब भी हम कोई नया चाइल्ड नोड बनाते हैं तो हम उसकी लोकेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो मल्टॉप्स ये दो चीज़ें मेंटेन कर रहा होता है। ओके जनाब, तो हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है। पहले स्टेज को रिकैप करने के लिए हमारे पास एक पैकेट आया जिसके साथ हमारे पास एक एड्रेस आया, दो एड्रेसेस आए, ठीक है। अब हमने उन एड्रेसेस को नज़र में रखते हुए अपने उस पैकेट के प्रीफिक्सेस के हिसाब से टेबल के इंडेक्सेस कैलकुलेट किए अपने ट्री के अंदर, और फिर टू रेट्स और फ्रॉम रेट्स उस ट्री के अंदर अपडेट किए, ठीक है। और फिर हमने नए टेबल्स या चिल्ड्रन नोड बनाए अगर उनकी ज़रूरत थी, और उनको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एंटर करा दिया। और फाइनली जो हमारा पैकेट था उसे हमने मल्टॉप्स के ओके, सो बेसिकली वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ मल्टॉप्स। अब सेकंड स्टेज में मल्टॉप्स की ये होता है कि जो हमने एनोटेटेड पैकेट्स बनाए होते हैं उसके टू रेट और जो फ्रॉम रेट हमने एलोकेट किए थे पहले, उसके थ्रू हम एक
रेशो निकालते हैं आर ब्रैकेट पी। अच्छा, तो बेसिकली दोनों मूड के हिसाब से अलग अलग रेशो डिटरमाइन होता है। विक्टिम ओरिएंटेड मोड में जो रेशो होता है वो होता है टू रेट अपॉन फ्रॉम रेट, और जो आर इसमें होता है ग्रेटर होता है। और हम ये चेक करते हैं इसमें कि जो हमने थ्रेशोल्ड मैक्सिमम सेट किया होता है, अगर ये रेशो उससे ज़्यादा का है तो हम बेसिकली पैकेट को ड्रॉप कर देते हैं। और जब अटैकर मोड में हम जाते हैं तो इसका ऑपोजिट हो रहा होता है कि फ्रॉम रेट अपॉन टू रेट होता है, और जो हम रेशो निकालते हैं अगर वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम होता है तो हम ब्रैकेट को ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो इफ़ेक्टिवली हमने उस पैकेट के रेट्स के बेसिस पर उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया और हमने इफ़ेक्टिवली डीडोस अटैक को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब मसला आता है मल्टॉप्स को मेंटेन करने का। हमारा मल्टॉप्स का आधा काम हो चुका है कि हमने पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया, लेकिन जो हमारा राउटर है उस पर लोड भी तो पड़ रहा है, उसकी मेमोरी भी तो कंज्यूम हो रही है। अब उस मेमोरी को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, ये हमारे अगले सेक्शन का टॉपिक है। याद करें कि हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी हर नोड की, हर चाइल्ड नोड की, कि उसकी लोकेशंस हैं। अब हम उस लिंक लिस्ट को दोबारा विज़िट करेंगे। ठीक है, और हम उस लिंक लिस्ट को दोबारा विज़िट करेंगे और हम उन नोड्स के पेरेंट नोड्स को देखेंगे कि उनका जो टू रेट और फ्रॉम रेट का रेशियो है वो नॉर्मल हुआ या नहीं, क्योंकि पहले वो अब नॉर्मल था, तो इसी वजह से हमें चाइल्ड नोड्स बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो अब अगर वो नॉर्मल हो चुका है तो हम उसके सारे चाइल्ड नोड्स को डिलीट करके हम मेमोरी फ्री कर दें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉबेबली डीडोस मिटिगेट हो चुका है अब तक। ओके, लेकिन इसकी मैं एक ख़ास खासियत बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो हम इसको एक बार फॉरवर्ड्स रिवर्स करेंगे और एक बार बैकवर्ड्स रिवर्स करेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको लिंक लिस्ट से ही पता चल जाएगा कि हम दो नोट्स को बार बार रिवर्स करने से बच जाएंगे। ओके, लेकिन एक और सिनेरियो ये भी उठता है कि क्या फ़र्ज़ करें कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं, तब क्या करें? तब तो हमारा राउटर राउट करने की जगह पैकेट्स को वो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में सारा टाइम खा जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें 100 नोड्स आ गए लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम दो कंडीशंस सेट करते हैं। एक, कितनी मेमोरी हमने फ्री कर ली है, वो एफ़ फ़र्ज़ करें हमने एफ़ को 4 सेट किया हुआ है, मतलब हमने जैसी 4 नोड्स एफ़ जो है वो ये बताता है कि कितने नोड्स ड्रॉप कर या कितने नोड्स क्लीन अप करने के बाद आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारी लिंक लिस्ट में हमें ट्रैवर्स करते हुए 4 ऐसे नोड्स मिले जिनको हमने डिलीट कर दिया। एफ़ हमारा 4 हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हम वहीं पे पॉज करके अपना पॉइंटर वहाँ छोड़ के पैकेट्स राउट करना शुरू हो जाएंगे अपने राउटर के साथ। ठीक है, और हम एक दूसरी कंडीशन टाइम की इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम है ना, ये ख़ास स्पेसिफाइड टाइम के लिए चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमारा ट्रिवर्सल स्टार्ट होता है, हमारे पास 100 नोड्स हैं हमारी लिंक लिस्ट में। अब हमने ट्रिवर्स करना शुरू किया, हमने 3 नोड्स डिलीट कर दिए लेकिन चौथा डिलीट नहीं कर पाए। एफ़ जो है हमारा 4 सेट हुआ हुआ है। अब क्या करें? हमारे 100 मिली सेकेंड्स पूरे हो गए, तो हम उसको वहीं पे पॉज कर देंगे और फिर मैं कुछ टाइम के इंटरवल के बाद शुरू करेंगे। अब ये बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है ना, इसको हम टाइम इंटरवल्स पे करते हैं, ऑन अ पैकेट इंटरवल। ओके, हम इस सेक्शन में मल्टॉप्स की वनरेबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे सिनेरियो जिनके अंदर मल्टॉप्स फेल हो रहा है। पहला तो ये सिनेरियो कि अगर फ़र्ज़ करें कोई अटैकर है और उससे पता चल जाता है कि मल्टॉप्स किन चीज़ों पर कन्फिगर हुआ हुआ है, तो वो एक ऐसा अटैक, ऑटोमेटेड अटैक लॉन्च कर सकता है जो कि स्पेसिफिकली मल्टॉप्स की मेमोरी को ओवरलोड कर सकता हो। इस अटैक में होगा ये कि फ़र्ज़ करें उसे पता चल गया कि 1000 पैकेट्स के बाद मल्टॉप्स की ट्री फुल हो जाती है, मतलब वो 4 ट्रीज बना देता है मल्टॉप्स, उसको थ्रेशोल्ड पता चल गया। तो वो क्या करेगा, हर 1000 पैकेट्स भेजेगा अपने स्पूफ्ड आईपी से, फिर अपना आईपी दोबारा स्पूफ करके दोबारा 1000 पैकेट्स भेजेगा, फिर स्पूफ करके दोबारा 1000 पैकेट्स भेजेगा, और वो ये काम एक्टिवली नहीं वाया स्क्रिप्ट कर रहा होगा और बहुत सारे अपने होस्ट के साथ कर रहा होगा। तो होगा ये कि मल्टॉप्स की मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी और हमारा राउटर क्रैश हो जाएगा। अब इससे बचाने के लिए ना हमने मल्टॉप्स के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट छोटी सी इम्प्लीमेंट की हुई है। इस रिसर्च पेपर के अंदर बताया गया है कि हम एक एम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं मैं चाइल्ड नोट्स के लिए अपने मल्टॉप्स को, जिसमें हम मल्टॉप्स को बेसिकली एक फ़िक्स मेमोरी दे देते हैं। हम बोलते हैं इससे ज़्यादा आप अपनी मेमोरी एक्सीड नहीं कर सकते। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि मल्टॉप्स क्रैश नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी अटैकर मल्टॉप्स को ओवरलोड करके बाद में उसे बाईपास भी कर सकता है। अब लेकिन मल्टॉप्स को हम इसको एक तरह से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम आजकल जो नए नए तरीके आ गए हैं आईपी स्पूफिंग डिटेक्ट करने के,
उनके साथ कंजक्शन में मल्टॉप्स को यूज़ किया जाए, और तो फिर उससे हमारा फ़ायदा होगा कि हम पहले से डिटेक्ट कर लेंगे और जो आईपी स्पूफ वाले पैकेट्स हैं उनको ड्रॉप कर देंगे। तो उससे हल्का सा फ़ायदा हो जाएगा मल्टॉप्स को, लेकिन अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी होल है मल्टॉप्स के अंदर, मल्टॉप्स की लॉजिक के अंदर, क्योंकि मल्टॉप्स जो है मेमोरी पे डिपेंड करते हैं, और जितनी कम मेमोरी होगी उतना मल्टॉप स्लो चलेगा। इसी से मैं नया पॉइंट स्टार्ट करता हूँ कि जितनी कम मेमोरी होगी मल्टॉप्स उतना स्लो चलेगा। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारा जो राउटर है वो 1000 क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, तो 1000 क्लाइंट्स के हिसाब से मेमोरी होगी ना, तो मल्टॉप्स को भी उसी हिसाब से कम मेमोरी अलॉट होगी। एज सपोज कि अगर हम 100 क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होते हैं तो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतनी ज़्यादा मल्टॉप्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जो प्रेजेंटेशन कंक्लूड करने में हम ये बोलना चाहेंगे कि मल्टॉप्स था वो 2001 में प्रपोज किया गया था, और बड़ा ज़बरदस्त और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर था जो इतने कॉम्प्लेक्स अटैक को डिफीट कर सकता था। ठीक है, अब इसका एसेंस ये था कि बेसिकली डीडोस अटैक का एसेंस ये होता है कि वो बहुत सारे डिवाइसेस को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हमें ओवरलोड करने के लिए, तो हम वही लॉजिक अटैकर के ऊपर उसको डिफीट करने के लिए अप्लाई करते हैं कि हम बहुत सारे राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अटैक को डिफीट करने के लिए। तो दैट्स काइंड ऑफ आयरनी। ठीक है, अब एक और बात कि अगर हम मल्टॉप्स को इस तरह से सोचें ना कि वो एक छोटा सा टूल है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का, तो मेरे ख्याल से मल्टॉप्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम एज ए साइबर सिक्योरिटी इसको इसको एज अ मेथड टू स्टॉप अटैक्स यूज़ करते हैं तो फिर मल्टॉप्स कामयाब नहीं होगा। लेकिन हम इसे फोरेंसिक्स में यूज़ कर सकते हैं, इसकी बड़ी एप्लीकेशंस होंगी, तो काफ़ी तरह से मल्टॉप्स यूज़ किया जा सकता है। ओके, एंड फाइनली ये थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट्स हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग to our presentation.